एक गलत पीएलसी सिलेक्ट करने से इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता है। तो फिर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर ऑयल एंड गैस, सीमेंट और पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सही पीएलसी का इंतखाब कैसे करते हैं? क्या सिर्फ आईओएस की बेस पे डिसाइड किया जाता है? मैं अपने 20 ईयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊंगा कि पीएलसी की सिलेक्शन में नंबर ऑफ आईओएस के साथ साथ मेमोरी साइज की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि पीएलसी की मेमोरी का एचएमआई और स्काडा सिस्टम बनाने में क्या इंपॉर्टेंस है। पीएलसी की सिलेक्शन कैसे होती है उसको कंफर्म करने के लिए हम एक कंट्रोल पैनल को देखते हैं। इस पैनल के अंदर हमने 1200 पीएलसी देखी, थोड़ी सी आईओएस ज्यादा होने की वजह से मैंने एक एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा के अपनी वायर उसके ऊपर कनेक्ट कर दी और साथ एक एचएमआई कनेक्ट कर दी। ये मेरे पास एक सेकंड पैनल है, इसमें भी 1200 सीपीयू लगा हुआ है, लेकिन इसमें आईओएस ज्यादा होने की वजह से मैंने एक्सटेंशन मॉड्यूल ज्यादा लगाए हैं। लेकिन आईओ मॉड्यूल्स में एक लिमिट से ज्यादा नहीं लगा सकता। इसका मतलब है कि सीपीयू की सिलेक्शन में आईओएस से ज्यादा कोई और भी चीज है जिसको हमने कंसिडर करना है, और वो है मेमोरी। यहां से पॉइंट आता है मेमोरी का। अब हम जरा मेमोरी को डिटेल में देखते हैं कि उसकी क्या रीजन है। फर्स्ट पॉइंट पे हमें मेमोरी की टाइप्स देखनी पड़ेंगी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जो पावर ऑफ हो जाए तो भी उसमें डाटा स्टेन करता है, फिनिश नहीं होता, जिसमें हम प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं या जिसमें यूजर ब्लॉक, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम डाटा, ये सारा वो डाटा होता है जो पावर ऑफ होने के बाद भी सीपीयू में स्टे करता है। और नेक्स्ट आती है इंटरनल फ्लैश मेमोरी। ये भी नॉन वोलेटाइल होती है क्योंकि इसके अंदर पीएलसी का ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्मवेयर वगैरह डाउनलोड किया जाता है जो कि फैक्ट्री करके देती है, इसको यूजर एक्सेस नहीं कर सकता। ये दो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं जो नॉन वोलेटाइल होती हैं और जो परमानेंट डाटा को स्टोर रखती हैं। और राइट साइड पे आती है वोलेटाइल मेमोरी। ये वो मेमोरी है जो पावर ऑफ होने के बाद डाटा लॉस कर देती है। वर्क मेमोरी, फिर एम मेमोरी, फिर प्रोसेस इमेज इसी में बनता है, प्रोसेस आउटपुट इमेज, डाटा ब्लॉक, टाइमर, काउंटर, सिस्टम मेमोरी। ये सारी मेमोरी को हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन कि इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, जिससे हमें आइडिया होगा कि सीपीयू के सिलेक्शन में मेमोरी की क्यों जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि सीपीयू में मेमोरी होती किस तरह है। ये लोड मेमोरी हम उसको कहते हैं, जो फ्रंट पे एमएमसी कार्ड लगा हुआ होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी या लोड मेमोरी। इंटरनल मॉड्यूल ये लगा हुआ है, इनसाइड सीपीयू के एक चिप लगी होगी और इस इंटरनल रैम के अंदर ये 8 ऑप्शंस होती हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट आगे ये एक एग्जांपल अगर मैं इसको कंप्यूटर के साथ कंपेयर करूं तो लोड मेमोरी इक्वल टू मेरी एसएसडी हार्ड डिस्क, जो मेरे आजकल के लेटेस्ट कंप्यूटर के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी होती है जिसमें सारा डाटा स्टोर किया जाता है, जिसमें सीओडी ड्राइव बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं लोड मेमोरी। ये पीएलसी की एमएमसी चिप के इक्विवेलेंट आती है पीसी के अंदर। और ओल्ड सिस्टम में जो हमारे पास मैकेनिकल हार्ड डिस्क होती थी उसका फेलियर भी ज्यादा होता था और उसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम होती थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस एमएमसी चिप को लोड मेमोरी क्यों कहा जाता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर को ओपन करूं और यहां से मैं डाउनलोड का बटन क्लिक करूं तो जो प्रोग्राम डाउनलोड होगा वो इस एमएमसी चिप में डाउनलोड होगा, इसलिए इसको लोड मेमोरी का नाम दिया जाता है। 1200 सीरीज और 1500 सीरीज इसमें लोड मेमोरी नहीं होती। इसकी लोड मेमोरी भी इसके इनसाइड बिल्ट इन होती है, इसलिए एक्स्ट्रा कार्ड लगाने की जरूरत नहीं होती इसके इनसाइड। अब हम इंटरनल मेमोरी को जरा सीपीयू के साथ कंपेयर करते हैं। सीपीयू में जो रैम है वो एग्जैक्टली इंटरनल मेमोरी की तरह काम करती है। जैसे ही मेरे पीसी की पावर ऑफ होगी उसमें सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट अब ये जो 8 ऑप्शंस हैं इनको हम जरा वन बाय वन डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे मर्कर मेमोरी को। मर्कर मेमोरी क्योंकि जर्मन वर्ड है और जर्मन में मर्कर का मीनिंग्स होता है टू रिमेंबर और टू मेमोराइज और टू मार्क, इसलिए ये मर्कर मेमोरी मेमोराइज करने के लिए या रिमेंबर करने के लिए यूज की जाती है। और इस मर्कर मेमोरी को हम शॉर्ट फॉर्म में एम मेमोरी कहते हैं इन पीएलसी प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हमने मेमोरी और मेमोराइज की बात की। इसके अगर मैं रियल लाइफ से एग्जांपल दूं, एक पर्सन है उसके पास एक किड बैठा हुआ है और उसको मैंने एक एप्पल देना है तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको क्विकली दे सकता हूं। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास 10 किड्स हैं तो फिर इस पर्सन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि मैंने किसको दे दिया और किसको नहीं दिया। अब वो यहाँ पे आइज से इसको फोकस करेगा, इस किड को, और इसको वो एप्पल दे देगा। आइज उसके लिए इनपुट बनेंगी। इनपुट जो मेरे पास पीएलसी में यूज होती हैं, जिससे हम सेंसर से इनपुट्स लेते हैं, डिजिटल और एनालॉग इनपुट्स होती हैं, वो इनपुट सेम काम करती हैं जो यहाँ पे इस पर्सन की आइज बता रही हैं। नेक्स्ट इस पर्सन ने इस किड को देखा और इसको एप्पल दे दिया, और इस तरह अगर ये सब किड्स को एप्पल देता जाएगा तो इसको माइंड में मेमोराइज करना पड़ेगा कि किस किड को एप्पल दे दिया और किसको नहीं दिया। अब इसी पर्सन की तरह सीपीयू अपने इनसाइड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। इनपुट प्रोसेस इमेज बनाता है, आउटपुट प्रोसेस इमेज बनाता है, मेमोरीज होती हैं, टाइमर, काउंटर, डाटा ब्लॉक्स, रन टाइम डाटा जो हमने देखना है अभी ऑनलाइन, नेक्स्ट हम देखेंगे आगे। और सिस्टम मेमोरी में सीपीयू के ओबीज, इंटरप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जो उसने नेक्स्ट यूज करनी है। हर सीपीयू अपनी इनपुट्स और आउटपुट्स के अगेंस्ट इनपुट प्रोसेस इमेज और आउटपुट प्रोसेस इमेज बनाता है इंटरनल मेमोरी के इनसाइड। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम नंबर ऑफ आईओएस को एक लिमिट से ज्यादा नहीं इंक्रीज कर सकते, अदरवाइज मेरा सीपीयू सपोर्ट नहीं करेगा। अब इनपुट प्रोसेस इमेज क्या होता है और आउटपुट प्रोसेस इमेज क्या होता है, इसको मैंने एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने स्कैन साइकिल को बहुत डिटेल से देखा था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरे फ्रेंड वहां से देख सकता है। अब अगर हम इस पेज पे देखें तो अगर मेरे पास 100 आईओएस होंगी और एचएमआई कनेक्ट करनी होगी तो मैं सीपीयू 312 को सिलेक्ट करूंगा।
HMI का मेमोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, इसको हम अभी नेक्स्ट देखेंगे डिटेल में। और अगर मेरे पास IOs ज्यादा हो रही हैं तो मैं CPU का नंबर इंक्रीज करता जाऊंगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है कि 315 CPU के इनसाइड डिफरेंट ऑर्डर कोड्स हैं। अब उन ऑर्डर कोड्स को कैसे डिसाइड करूंगा कि मैं कौन से ऑर्डर कोड का CPU यहाँ पे यूज करूं और कौन सा ना करूं। रफली मुझे आइडिया हो गया कि मैंने 315 यूज करना है क्योंकि मेरे पास 1000 IOs हैं। लेकिन एग्जैक्ट ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये इंटरनल मेमोरी के अंदर हमने ये 7 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए सारे। ये टॉप पे वर्क मेमोरी ये रहता है भी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे CPU का ऑर्डर कोड सिलेक्ट होगा। अब ऑर्डर कोड क्या होता है इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। इसके लिए हमें PLC के सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा, स्कीमेटिक मैनेजर में। इसको मैं क्लोज करता हूं। ये मैंने स्कीमेटिक मैनेजर इंस्टॉल किया हुआ है वर्चुअल मशीन के इनसाइड, मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं किया। इसकी क्या रीजन है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। ये PLC प्रोग्रामिंग लर्निंग सीरीज की 3rd वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने ये 2 हार्डवेयर ऐड किए थे और एक स्मॉल प्रोग्राम बनाया था, और सेकंड वीडियो में मैंने स्कैन साइकिल को एक्सप्लेन किया था। अगर किसी फ्रेंड ने वो 2 वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जाता हूं जिसके ऊपर मेरा जरा बिग प्रोग्राम बना हुआ है। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के हार्डवेयर में जाकर देखूं तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आती है, जो मैंने 315 CPU सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इधर देखें कैटलॉग में 315 यहाँ पे एक ये भी है और इसके अंदर कितने सारे ऑर्डर कोड है। अगर मैं किसी एक को क्लिक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास आ जाती है वर्क मेमोरी 48 KB, और दूसरा अगर मैं CPU ये वाला सिलेक्ट करता हूँ तो ये आ जाती है वर्क मेमोरी 128 KB। अब यहाँ पे ऑर्डर कोड चेंज करने से वर्क मेमोरी क्यों चेंज हो रही है उस पर हम डिटेल से बात करते हैं, और इसी से हमारे CPU की सिलेक्शन का पता लगेगा कि कौन से ऑर्डर कोड का CPU मैंने सिलेक्ट करना है। अब ये 2 ऑप्शन है मेरे पास ऑर्डर कोड की 315 के अंदर। लेट्स से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूं 128 KB जिसकी वर्क मेमोरी होगी। अब ये वर्क मेमोरी क्या है, इसके लिए मैं प्रोग्राम में आता हूं। ये जो मेरा प्रोग्राम है OB1 से लेके अगर हम डाउन साइड करके देखें, ये इतने सारे जो ब्लॉक हैं ये किसी भी प्रोग्राम के फिक्स नहीं होंगे। नंबर ऑफ IOs फिक्स हो सकती हैं, 1000 इनपुट्स हो सकती हैं, 1000 आउटपुट्स हो सकती हैं, और मे भी उसके अंदर 1 ब्लॉक हो और 5 ब्लॉक भी हो सकते हैं और 10 ब्लॉक भी हो सकते हैं। और एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 1000 इनपुट्स हैं लेकिन उसके अंदर ब्लॉक भी 1000 ही हैं। तो जितने ज्यादा ब्लॉक्स होंगे उतना उसको मेमोरी ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये यूजर पे डिपेंड करेगा कि उसका प्रोग्राम कितना लेंथी है। अगर मैं इस OB1 को क्लिक करता हूं और यहाँ पे हम राइट साइड पे देखते हैं साइज इन वर्क मेमोरी लिखा हुआ है, साइज इन लोड मेमोरी नहीं लिखा हुआ। वर्क मेमोरी इसलिए क्योंकि मैंने जब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है तो CPU अपनी रैम में इसको कॉल करेगा, रैम में लोड करेगा और रैम में इसको रन करेगा, और जो रिजल्ट्स आएंगे उनको प्रोसेस इमेज पे सेंड करेगा और उसके बाद दोबारा नेक्स्ट ब्लॉक पे आ जाएगा। अब जैसे ही मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, सारे ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो मैं एक OB1 के ऊपर क्लिक करूंगा और उसका साइज देखूंगा। यहाँ पे मैं नजर आ रहा है 846 बाइट, इसका मतलब ये हुआ कि 0.846 KB। और उसके बाद दूसरे को हम इसी तरह देखेंगे, तीसरे को इसी तरह देखेंगे, और फिर हम लास्ट में देखेंगे टोटल सम करने के बाद एंड में मेरे पास कितने KB में साइज आता है। जो मैंने CPU सिलेक्ट किया था ऑर्डर कोड के हिसाब से 128 KB उसका वर्क मेमोरी था। अगर मेरे इस प्रोग्राम का साइज 128 KB से ज्यादा हो रहा है तो मुझे CPU का ऑर्डर कोड इंक्रीज करना पड़ेगा और उसके अंदर 128 KB से बड़ा CPU यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसी को यूज कर सकता हूं। अब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अज्यूम करता हूं कि मेरी वर्क मेमोरी जो ब्लॉक्स को हमने सम किया 35 KB बन रही थी। एक्स्ट्रा मुझे थोड़ी सी स्पेस रखनी पड़ेगी क्योंकि टाइमर और DB समटाइम थोड़ी सी स्पेस लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूं 50 KB मेरी वर्क मेमोरी होगी। और अब मैं लोड मेमोरी की बात करता हूं। लोड मेमोरी में सारे ब्लॉक्स डाउनलोड होंगे, OB, FC, DB, FB, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम डाटा, सिंबल इंफॉर्मेशन, फ्यूचर प्रोग्राम मॉडिफिकेशन की भी हमें मार्जिन रखनी पड़ेगी, और नियर अबाउट 2 to 4 टाइम्स लोड मेमोरी का साइज होगा। और अगर मेरी वर्क मेमोरी 50 KB के अराउंड है तो लोड मेमोरी मेरी 200 KB के अराउंड बनेगी। इसी कैलकुलेशन को बेस करते हुए वर्क मेमोरी में 64 KB की लूंगा और जो लोड मेमोरी है वो 256 KB की या उससे बड़ी 512 KB की होगी। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्लियर हो रहा है कि CPU की सिलेक्शन बेस्ड ऑन वर्क मेमोरी, क्योंकि वर्क मेमोरी CPU के इनसाइड होगी, उसको मैं बाद में चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं एक CPU परचेज करता हूं जिसकी वर्क मेमोरी 64 KB है तो वो उससे इंक्रीज नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पूरा CPU परचेज करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन लोड मेमोरी एक मेमोरी कार्ड है जो इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है। अगर मैं उसको 512 KB का लेता हूं और वो स्मॉल होता है तो मैं उसके बाद 1 MB का भी लगा सकता हूं, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, इसको मैं सेपरेट परचेज कर सकता हूं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेमोरी का HMI के साथ क्या लिंक है। अगर हम इस LCD को देखें, इसके ऊपर हमारे पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन आ रही है, पंप ऑन पंप ऑफ की डिटेल इंडिकेशन हो गई। सेकंड, एक
काउंटर हो गया, ये हमारे पास इंटीजर हो गया, और थर्ड हमारे पास एक रियल वैल्यू आ रही है वाटर टैंक टेम्परेचर। इन तीनों वैल्यूज को शो करने के लिए हमारे पास मेमोरी यूज हो रही है। इंटरनल रैम में मेरे पास 2 टाइप्स की मेमोरी होती है जो हम HMI में यूज कर सकते हैं, एक एम मेमोरी और दूसरी DB, जिसको हम कहते हैं डाटा ब्लॉक। ये हमारे पास डाटा ब्लॉक्स हैं DB5, DB6, ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनमें से एक होता है शेयर DB जो यूजर डिफाइन होता है, जो मैंने बनाया है, और दूसरा होता है इंस्टेंट DB जो एक FB के साथ लगता है। इसको हम डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि FB के साथ कैसे लगेगा और यूजर डिफाइन कैसे बनेगा। अगर मैं एक DB को ओपन करके देखूं तो इसमें भी उसी तरह ही हमने बाइट्स यूज किए हुए हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। हम उसमें बिट भी यूज कर सकते हैं, इंटीजर के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, रियल के लिए हम डबल वर्ड यूज कर सकते हैं, 4 बाइट जिस तरह हम यूज करते हैं। एम मेमोरी और DB में फर्क ये है कि DB जो है वो लोड मेमोरी में होता है क्योंकि ये हमारे यूजर डिफाइंड प्रोग्राम में है, और एम मेमोरी जो है वो CPU की इंटरनल रैम में है। एम मेमोरी CPU की इंटरनल मेमोरी होने की वजह से कोई भी मेरा फ्रेंड इजीली यूज कर सकता है, लेकिन DB ब्लॉक्स लोड मेमोरी में बनाए जाते हैं और उनके साथ FB भी कनेक्ट किया जाता है। अब FB क्या है और FC क्या है, जैसे अगर हम इस DB को देखें DB505, ये हमारे पास इंस्टेंट डाटा ब्लॉक FB506 का DB है। अब FB क्या है, फंक्शन ब्लॉक, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट डाटा ब्लॉक्स और एम मेमोरी दोनों HMI पर डाटा शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट ऑप्शन बन रही है, एक डिजिटल, एक इंटीजर और एक रियल। अब इसको जरा मैं डिटेल में देखता हूं कि अगर हम मेमोरी के अंदर जाएं तो ये किस तरह यूज होंगे। डिजिटल के लिए मुझे बूलियन यूज करना है 0 या 1, और नेक्स्ट अगर मैं इंटीजर की बात करता हूं जिसमें मैं काउंटर शो करूंगा तो मेरे पास 2 बाइट्स यूज होंगे, इसको हम वर्ड कहते हैं। 2 बाइट्स का मतलब 16 बिट। और थर्ड, अगर मैंने रियल वैल्यू शो करनी है तो मुझे 4 बाइट चाहिए, इनको हम 32 बिट कहते हैं। इस वजह से मेरी मेमोरी ज्यादा यूज होगी, रियल के लिए, इंटीजर के लिए उससे कम होगी, बिट के लिए उससे कम होगी। क्लास 2 में मैंने यहां तक बनाया था, अगर हम वो भी 1 को ओपन करके देखें तो मैंने एक इनपुट को हाई किया और आउटपुट को हाई कर दिया। अगर हम यहाँ पे करें I 0.0 को हाई करते हैं, Q 0.0 हाई हो गई, और अगर मैं इसको लो करता हूँ ये भी लो होगी। वेरी सिंपल है, इसकी डिटेल वहां पे जाके देखी जा सकती है। अब मैं यहाँ पे मेमोरी बिट लगाता हूँ, इसकी जगह M10.0 लगा लेता हूं फॉर एग्जांपल। ये कोई भी एड्रेस लगाया जा सकता है क्योंकि हमारे CPU के अंदर मेमोरी जो है वो 0.0 से लेके 2047.7 तक, इट मींस के टोटल 2048 बाइट होते हैं एक 300 CPU के अंदर। ये प्लस माइनस हो सकते हैं, डिफरेंट CPU में डिफरेंट मेमोरीज हो सकती हैं, उसकी डाटा शीट में देखी जा सकती है। अब यहाँ पे मैंने डिजिटल इनपुट लगाई हुई है। डिजिटल इनपुट एक बूलियन बिट है, इसलिए मुझे उसको स्टोर करने के लिए भी यहाँ पे मेमोरी बिट लगाना है, बूलियन लगाना है। यहाँ पे मैं वर्ड नहीं लगा सकता, बाइट भी नहीं लगा सकता, और कोई नहीं लगा सकता। ये मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इनपुट पे क्या है और आउटपुट में क्या लगा रहा हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ पे, और अब हम देख लेते हैं, इस क्यू को क्लोज कर लेते हैं, और यहाँ पे अब हम इसको ऑनलाइन जाके देख लेते हैं कि अब मैं जब इनपुट को हाई करूंगा I 0.0 को, तो मेरी ये 10.0 हाई होगी, और अगर मैंने इनपुट को 0 किया तो ये 10.0 लो हो जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मैंने अगर बटन को 1 टाइम प्रेस किया तो मेरी मेमोरी उसको स्टोर कर ले, तो मैं उसके लिए इस मेमोरी को इसके पैरेलल कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे हम इस तरह नेटवर्क बनाएंगे और फिर नॉर्मली ओपन लगाएंगे, और यहाँ पे हम सेम लिख देंगे M10.0, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे इनपुट के पैरेलल में। ऐसे नेटवर्क बन जाएगा। और अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं, और उसके बाद मैं इसको ऑनलाइन चला जाता हूं। और अब अगर मैं इसको हाई करूं, ये मैंने 1 किया, ये आउटपुट 1 हो गई। अब मैंने इसको इनपुट को 0 किया, लेकिन आउटपुट 0 नहीं हुई क्योंकि वो इधर से लैच हो गई है। ये बेनिफिट है मैं मेमोरी का, क्योंकि मेमोरी स्टोर कर सकती है अपने अंदर इंफॉर्मेशन। अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको स्टोर करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब 10.0 लो नहीं होगी जब तक मैं इस नेटवर्क को ब्रेक नहीं करूंगा। अब मैं उसके लिए यहाँ पे एक और ऑप्शन लगा सकता हूँ, नॉर्मली क्लोज लगा सकता हूँ। I 0.1 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। जब तक I 0.1 लो रहेगा तो ये इनपुट मेरी हाई ही रहेगी जैसे अभी है। ये अब अगर हम कंडीशन देखें, ये बिल्कुल ट्रू हो रही है क्योंकि I 0.1 लो है, इसलिए हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया। नॉर्मली ओपन कहां पे लगाएंगे, ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो कोई भी मेरा फ्रेंड देख ले कि नॉर्मली ओपन कहां पे लगाना है और नॉर्मली क्लोज कहां पे लगाना है। अब मैंने नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट लगाया, I 0.1 लो है, हमें यहाँ पे नजर आ रही है ये लो है, इसलिए मेरी ये कंडीशन ट्रू हो रही है और ये आउटपुट M10.0 हाई है। अगर मैं इस इनपुट को हाई कर दूं कंडीशन को फॉल्स करने के लिए, ये मैंने जैसे ही हाई किया तो ये लो हो गई। अब अगर मैं इस इनपुट को लो कर दूंगा I 0.1 को, स्टिल मेरी ये M10.0 लो रहेगी क्योंकि वो ब्रेक हो गई है एक दफा। इस तरह मेमोरी बिट को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं कि इंटीजर को कैसे ट्रांसफर करना है, तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क इंसर्ट कर लूंगा और उसमें मैं फिर एक इनपुट कनेक्ट कर लूंगा। कोई भी मैं इनपुट रख सकता हूँ, I
0.2 कर लेता हूं, क्योंकि मैंने आई 0.1 यहाँ पे रखी हुई है। इसको हम सिंबल दे सकते हैं, जैसे ये मैंने सिंबल दिया हुआ है। ये सारी डिटेल मैंने वीडियो 1 में बताई हुई है, कोई भी मेरा फ्रेंड वहां से देख सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें, ये एडिट सिंबल में जाएंगे और यहाँ पे अपनी जो आपने यूज करना है नाम उसका रख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब मैंने ये दे दिया। अब मैं यहाँ पे मूव का ब्लॉक लगाऊंगा। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने मूव का ब्लॉक लगाया। अब मैं यहाँ पे मूव करना चाहता हूँ 55, लेट्स से 55 एक इंटीजर है, क्योंकि इसके साथ 0.0 नहीं लगा। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगा तो मुझे ये बताएगा कि मूव का ब्लॉक ये चीजें मूव कर सकता है। 4 हो सकता है, बाइट हो सकता है, वर्ड, डबल वर्ड, इंटीजर, डबल इंटीजर और रियल। ये कितनी सारी ऑप्शन है इसके अंदर। अगर मैंने इंटीजर को मूव करना है तो यहाँ पे मुझे अब MW लगाना पड़ेगा। इंटीजर 2 बाइट्स में आता है। ये डिटेल हमें डाटा टाइप वाले पेज से देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन सी टाइप यूज होगी। अब यहाँ पे मैंने लगाना है MW 11। उसकी रीजन ये है कि MW 10 मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। 10.0 का एक बिट भी अगर यूज होगा तो मैं उसको यहाँ यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं उसे यूज करूंगा तो जैसे ही वो अप साइड पे 1 होगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये MW 11 यूज करूंगा मैं, इसका इससे कोई लिंक नहीं होना चाहिए। अब MW 11 को यहाँ पे हम देखने के लिए इधर भी हम लिखेंगे MW 11, तो उसके लिए इसको हम अप कर लेते हैं, क्योंकि हम इसको भी देख लेंगे साथ ही। और MW को देखने के लिए मैं यहाँ से मेमोरी को ला सकता हूँ और इसको मैं नाम दे दूंगा MW 11। अब जो वैल्यू इस मेमोरी में होगी वो यहाँ मैं देख सकता हूँ। उसको मैं डेसिमल में करूंगा, क्योंकि ये W वर्ड इंटीजर में आएगा, इसलिए ये खुद ही डेसिमल में आया है। या मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ इंटीजर, ये इंटीजर भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया और आईज कनेक्ट कर दी। अब मैं जैसे ही आई 0.2 को हाई करूंगा 55 मूव हो जाएगा MW में। तो अब हम आई 0.2 को हाई कर लेते हैं। ये मैंने हाई किया, ये 55 मूव हो गया। अब मैंने इसको लो कर दिया, ये लो हो गया। लेकिन ये 55 इसके अंदर मूव रहेगा, ये इसको सेव रखेगा, इसलिए मेमोरी यूज की जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें ये डिफरेंट नंबर नजर आ रहा है। उसकी रीजन ये है कि मैंने जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो फ्लोट सेलेक्ट की हुई है, उसको मुझे डेसिमल करना पड़ेगा। जैसे मैं डेसिमल करूंगा तो ये 55 आ जाएगा, जो मेरा नंबर है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं रियल नंबर को, उसको भी सेम इसी तरह कर लेंगे। इसको कॉपी कर लूंगा मैं अब और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो गया इजीली। और यहाँ पे मैं लिख लूंगा आई 0.3। नेक्स्ट कोई भी इनपुट लिखी जा सकती है। और अब मैंने यहाँ पे रियल नंबर देना है, तो इसका मतलब मैं 50.0 करूंगा। यहाँ पे ये रियल नंबर होता है। इंटीजर में पॉइंट्स नहीं आता और रियल में पॉइंट भी आएगा, तो ये आ गया। अब ये नेक्स्ट होगा सेफ MD में। रियल के लिए हमें 4 बाइट चाहिए होंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें MW 11, इसका मतलब है कि 2 बाइट्स यहाँ पे यूज होंगे। तो MW 11 ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस है, MW 12 दूसरा बाइट होगा। तो यहाँ पे मैं MD 13 लिखूंगा। MD 13 से लेके 14, 15, 16 तक ये 4 बाइट यहाँ पे यूज होंगी रियल को ट्रांसफर करने के लिए। अब मैं यहाँ पे फिर एक मेमोरी ले आता हूं और उसको हम नाम दे देते हैं MD 13। ये आ गया। और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से रियल। ये रियल आ गया, ये रियल इस तरह आ जाएगा पॉइंट्स के साथ। अब इसको डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम ऑनलाइन चले जाएंगे। और अब मैं यहाँ पे इस इनपुट को हाई करता हूँ 0.3 को। ये मैंने 0.3 जैसे ही हाई की, ये मूव हो गया यहाँ पे नंबर, ये 5.5। इसका मतलब है कि 55 मूव हो गया। लेकिन ये रियल नंबर है, इसलिए ये पॉइंट्स में आएगा डेसिमल के साथ। और यहाँ पे अगर हमने इसको व्यू करना है तो मुझे इसकी रिप्रेजेंटेशन में जाके इसको फ्लोट नंबर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट नंबर कहते हैं रियल को। ये 55 आ गया यहाँ। अगर मैं इससे कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑफलाइन जाना पड़ेगा। इसको हम 35 कर लेते हैं ताकि मुझे इजी हो अंडरस्टैंड करना कि इसमें क्या है। इसको मैं डाउनलोड करूंगा दोबारा और फिर हम ग्लासेस लगा देंगे, ऑनलाइन चले जाएंगे। और अब मैं इनपुट 0.2 को हाई करता हूं तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। इनपुट 0.2 ये मैंने हाई की, ये 35 आ गया। ये इस तरह मेमोरीज में वैल्यूज ट्रांसफर होती हैं। अगर मैं अब इनपुट को 0 कर दूं दोनों को, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 55 स्टोर रहेगा। अब अगर मैंने इन दोनों वैल्यूज को 0 करना है तो मुझे 0 मूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इसी तरह पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे मैं मूव करवाता हूँ आई 0.4 यूज कर लेते हैं। इनपुट कोई भी यूज की जा सकती है और मैं यहाँ पे मूव करवा दूंगा 0। अब मैं अगर 0 मूव कराऊंगा तो वो MW में मूव होगा। और अगर मैंने इसको भी 0 करना है रियल वाले को भी, तो यहाँ से मैं कनेक्ट करूंगा इसको और इसको यहाँ से कॉपी करके इसके साथ यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब ये यहाँ पे भी 0 लिख देंगे 0.0 के साथ। अब ये 0.0 MD 13 में मूव हो जाएगा और 0 मूव हो जाएगा MW 11 में। इसको डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ से हम ऑनलाइन चले जाते हैं।
ये इस टाइम इनपुट 0 है, इसलिए ये दोनों वैल्यू सेम है, 35 है और 55 यहाँ पे है। अब जैसे ही मैंने I 0.0 किया, ये 0 किया, ये 0 मूव हो गया, क्योंकि लास्ट नेटवर्क जो काम करता है वो वर्क करता है। ये पिछली वीडियो अगर कोई भी मेरा फ्रेंड पार्ट 2 देखेगा, उसमें उसको 100% अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा नेटवर्क एक्टिव रहेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी हमारे पास हाई है, ये भी हमारे पास हाई है और ये भी हाई है, तो लास्ट ये है, इसलिए 0 मूव हो रहा है। अगर मैं इसको 0 कर दूं इनपुट को, ये एक्टिव नहीं होगा तो दोबारा ये मूव हो जाएगा, ये यहाँ पे फिर मूव हो गया। जैसे ही मैं इसको 1 रखूंगा तो लास्ट वाली नेटवर्क इसके अंदर 0 मूव करेगी, तो उससे पहले बेशक यहाँ पे 35 मूव हो रहा है, यहाँ पे 55 मूव हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से 0 मूव रहेगा। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके मैंने हार्डवेयर को ओपन किया, यहाँ पे मैं सीपीयू की प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, साइकिल/क्लॉक मेमोरी, इसको क्लिक किया, ये क्लॉक मेमोरी। अगर मैं यहाँ पे टिक कर दूं, अब ये 0 मेमोरी बाइट मेरा पल्सें देनी शुरू कर देगा। कैसे देगा इसको हम हेल्प में देख लेते हैं, इसकी डिटेल में जाके। यहाँ पे ये है क्लॉक मेमोरी, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ये 0.0 से 0.7 तक जो बाइट मैं यहाँ पे दूंगा वो फ्लिकर करना शुरू हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे दिया 0, इसका मतलब है 0.0 और 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 जो है हर 1 सेकंड के बाद पल्स देगी और 0.7 हर 2 सेकंड के बाद पल्स देगी। इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको दे दिया, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसको डाउनलोड करने के लिए सीपीयू स्टॉप मोड में जाएगा, क्योंकि हार्डवेयर रनिंग हालत में सीपीयू जब होगा तो उसमें डाउनलोड नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पे एक मेमोरी ओपन करूं और डिफॉल्ट उसका एड्रेस 0 है, ये वो पल्सेस आ रही हैं, 0 बाइट मूव करती रहेगी इस तरह। अब अगर हम यहाँ से 0.5 को यूज करें अपने प्रोग्राम में, ये आ गई और मैं इसको रिमूव कर देता हूं, इसको भी रिमूव कर देता हूं और यहां पे हम लिख लेते हैं नॉर्मली ओपन M0.5। ये हर 1 सेकंड के बाद पल्स देगा। डाउनलोड कर देंगे, ये डाउनलोड हो गया और इसको हम यहां पे विजिबल कर लेते हैं और ऑनलाइन चले जाएंगे। अब अगर हम इस पल्स को देखें, ये मूव कर रही है हर 1 सेकंड के बाद, और अगर मैं I 0.0 को हाई करूंगा तो ये 10.0 मेरी इस कंटिन्यू पल्स के ऊपर हाई लो होना शुरू हो जाएगी। ये हमने कर दिया। ये फ्यूचर में जैसे ही हम HMI कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि मेमोरी बिट से 1-0 कैसे किया जाता है। कोई भी इंडिकेशन जो हम HMI पे देते हैं वो इसके थ्रू दी जाती है। उसकी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे कोई और मेमोरी बिट लगाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं इसको नॉर्मली ओपन लगा लूंगा। और अब यहाँ मैंने एड्रेस क्या देना है उसके लिए अब यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस में जाएंगे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो गया। अब मुझे क्रॉस रेफरेंस देखना पड़ेगा, इससे मुझे पता लगेगा कि मेरी कौन सी इनपुट यूज हो चुकी है और कौन सी यूज नहीं हुई। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने M10.0 यूज कर लिया है, वो भी 1 के नेटवर्क 1 में। अब मैं 10.0 को कहीं और यूज नहीं करूंगा। अगर मैं उसे यूज करूंगा तो वो कंफ्लिक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 10.1 को यूज करूंगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें MW11 का मतलब है ये 2 बाइट है, तो MW11 और MW12 यहाँ पे यूज हो चुका है, वो भी 1 के नेटवर्क 2 में। यहाँ पे मैं MD13, ये डबल वर्ड है इसलिए 13 यूज किया, क्योंकि 12 यहाँ पे हो चुका था इसलिए यहाँ पे 13 आया। 14, 15, 16, ये MD16 तक होगा। इसके अंदर बाइट 4 आएंगे। इस क्रॉस रेफरेंस वाले पॉइंट को भी हम आगे नेक्स्ट डिटेल में देखते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम बढ़ता जाएगा उसके अंदर मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज कंफ्लिक्ट हो सकता है। अगर मैं एक एड्रेस को 2 जगहों पे यूज करूंगा तो उसकी वजह से एरर आएगा उस जगह पे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको भी क्लोज करूंगा। अब मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो करना है। वो क्या है? इसको आर्काइव करना प्रोजेक्ट को। हम इसको भी क्लोज कर देते हैं, ये भी क्लोज कर देते हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। उसको आर्काइव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। अगर ये वाला मेरा प्रोजेक्ट करप्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम है, मुझे नया पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं इसको आर्काइव कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक करूंगा फाइल में, आर्काइव में जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये डेस्कटॉप पे जो मेरा प्रोजेक्ट अभी बना हुआ है इसको ओके करेंगे। यहाँ पे मैं उसको नाम दूंगा प्रोजेक्ट बैकअप वाले फोल्डर में जो डी ड्राइव में होगा। ये मैंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था वो है, ये सेकंड है, और ये आज हम इसको 3rd की डेट दे देते हैं 28। ये डेट दे देंगे और इसको सेव कर देंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे क्विकली आर्काइव करेगा और सेव कर देगा डी ड्राइव में। अब मैं यहाँ पे चला जाऊंगा डी ड्राइव में। ये वो फोल्डर है जो डी में पड़ा हुआ है। अगर मेरी विंडो करप्ट भी होगी सी ड्राइव तो मेरी डी ड्राइव पे कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट को रिट्रीव कर सकता हूँ और इसको मैं फ्यूचर में यूज कर सकता हूँ अगर मेरा डेस्कटॉप वाला प्रोजेक्ट करप्ट हो गया तो। अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा Ctrl+C। उसकी रीजन ये है कि लास्ट वीक मैं इस पे वर्क कर रहा था वर्चुअल मशीन पे, और वर्चुअल मशीन में एरर आ गया। और अगर वर्चुअल मशीन में एरर आ गया तो मेरा ये प्रोजेक्ट भी करप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर बना हुआ है ये। अब हम यहाँ से बाहर चले जाते हैं इसमें,
और डेस्कटॉप पे आके मैं ये प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया हुआ है अभी, इसको मैं अपने डी ड्राइव में, लैपटॉप की जो डी ड्राइव है उसमें आके किसी भी फोल्डर में यहाँ पे रख दूंगा। ये वो प्रोजेक्ट मैंने कॉपी करके जो लाया था पेस्ट कर दिया। आज की डेट तक का प्रोजेक्ट ये आ गया सारा। इन केस अगर वर्चुअल मशीन में प्रॉब्लम आया या मेरे प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आया तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और वर्चुअल मशीन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली चल रही है, ये 84 GB की है। इसको मैंने आर्काइव किया, ये मैंने आर्काइव करके रखा हुआ है, ये बनता है नियर अबाउट 23 GB। इन केस अगर वर्चुअल मशीन करप्ट हुई तो मैं इसको दोबारा रिट्रीव करके यूज कर सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वीक प्रॉब्लम आया, ये वर्चुअल मशीन हैंग हो गई थी। आई होप मेरे किसी भी फ्रेंड को 100% अंडरस्टैंडिंग होगी मेमोरी के ऊपर, और CPU कैसे सिलेक्ट करना है उसका भी पता लग गया होगा। स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।